हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल, आपके चैनल, प्यारे चैनल वर्ड स्टडी विद प्रफुल्ल पर मैं प्रफुल्ल पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए बस आपको इस लेक्चर के बाद जो मैं पीडीएफ अवेलेबल कराऊंगा, या तो आप उसमें इस टैब पर क्लिक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों, इससे आपको जो है वीडियो के बारे में पता जानकारी मिलेगी, और इसके अलावा जो है आपको करंट अफेयर्स और इस लेक्चर का नोट्स जो है मिलता रहेगा। तो दोस्तों, कल हमने इंडिपेंडेंस डे मनाया, और कोरोना की उपस्थिति में हमने सोशल डिस्टेंसिंग के रहते जो है हमने इंडिपेंडेंस डे मनाया। और दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइए कि आपको इस इंडिपेंडेंस डे कैसा लगा। और आज हम अपने एक नए लेक्चर सीरीज़ की शुरुआत करेंगे जो इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से संबंधित है, और इसमें हम इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का भारत के साथ संबंध और इसके अलावा जो है इनकी विश्व में भूमिका पर हम लोग चर्चा करेंगे। और सबसे पहले आज हम संस्था देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे हम यूनाइटेड नेशंस कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र आखिर मतलब इसका तात्पर्य है कि यह एक कई राष्ट्रों के बीच का एक ये संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इस शब्द का ये तात्पर्य है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का सर्वप्रथम हम परिचय जानेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ एक वैश्विक राजनयिक यानी कि ग्लोबल डिप्लोमेट्स और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, राजनीतिक संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता के लिए समर्पित है। तो दोस्तों, राजनयिक क्या होता है, डिप्लोमेट्स क्या होता है, दो देशों के बीच होने वाले कन्वर्सेशन को हम राजनयिक या डिप्लोमेट्स कहते हैं। और उनके बीच जो संबंध स्थापित होता है उसको हम डिप्लोमेटिक रिलेशन कहते हैं। तो इसका कार्य है कि दो देशों के बीच में एक ब्रिज का काम करना, एक कड़ी का काम करना, जिस पर दो देश आमने सामने आ सकें और आपस में कन्वर्सेशन कर सकें। यदि उनके बीच में मध्य कोई विवाद है तो उस विवाद का निपटारा कर सकें। तो इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक मुख्य भूमिका होती है कि देशों के बीच में राजनयिक संबंधों को मजबूत करना, उनको बनाना। इसी तरह से राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पर सभी देशों के नेता वहाँ उपस्थित होते हैं, और ये इस तरह से एक जो है राजनीतिक संगठन भी बन जाता है। तो अब हम आगे देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों, वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना उस समय हुई जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था, और शक्तियां एक दूसरे को समाप्त करने पर आमादा थीं। तो ऐसे समय में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। तो यह एक बहुदेशीय संगठन है। इसमें बहुत सारे देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, बहुत सारे देश इसका सदस्य होते हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मतलब बहुदेशीय संगठन है। तो इससे पूर्व यह लीग ऑफ नेशंस का एक लेगेसी है, मतलब उसको विरासत में अपने रखे हुए लीग ऑफ नेशंस, जो वर्साइल की संधि के पश्चात बना था। और वर्ष 1919 में जो है वर्साई की संधि के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, और 1946 में भंग कर दिया गया। तो अब हम जानेंगे कि जो है वर्साई की संधि क्या है। तो दोस्तों, वर्साई की संधि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हुई थी जर्मनी और अन्य मित्र राष्ट्रों के मध्य, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम की महती भूमिका थी। तो उस समय पेरिस के वर्साइल शहर में पेरिस में जो है वर्साइल की ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुई थी, और इसमें जो है जर्मनी को काफ़ी नुकसान हुआ था। इस ट्रीटी के द्वारा जर्मनी को अपनी टेरिटरी का कुछ हिस्सा जो है उसको देना पड़ा था, जो विजयी राष्ट्र थे। तो इसी भेदभाव के कारण, इसी डिस्क्रिमिनेशन के कारण जर्मनी ने पुनः द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कर दी। और इस ट्रीटी ऑफ वर्साइल के बाद जो है लीग ऑफ नेशंस का गठन हुआ, जिसका काम था कि देशों के मध्य ग्लोबल पीस को मेंटेन करना, स्थापना करना, लेकिन वह ऐसा करने में अक्षम रहा। इसलिए इसे वर्ष 1946 में भंग कर दिया गया। तो अब हम इसके जो है स्थापना के समय, इस संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय इसमें 51 मेंबर्स थे।
और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में है। वर्तमान में इसमें 193 सदस्य हैं। तो हमने ये देखा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। अब हम इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क शहर में। तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये एक भारत का मैप है, इसमें जो है सॉरी पूरे वर्ल्ड का मैप है। इसमें ये आपको भारत मिलेगा, यहाँ ये चीन मिलेगा, और ये कजाकिस्तान, ये आपका मिडल एशिया यानी मध्य एशिया, कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, उज़्बेकिस्तान, यहाँ पाकिस्तान, ये अफ़गानिस्तान, और ये इधर सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, इराक, सीरिया, इस तरह से जो है ये आपका मेडिटेरेनियन सी, यहाँ टर्की, ग्रीस, इटली, फ्रांस, स्पेन, पोर्तुगाल और पुर्तगाल जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम आ जाते हैं उत्तरी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट यानी उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट, और उसके बाद ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, और ये हमारा है अटलांटिक ओशन जो एस के आकार में बना हुआ है। और इस जगह पर यूनाइटेड यहाँ पर अगर हम बात करें नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की, तो यहाँ पर कई सारे कंट्रीज़ हैं। एक है मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड कनाडा, इस तरह से तमाम और भी इसमें देश हैं छोटे छोटे। तो इसमें जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो है यहाँ पर आपके नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में किनारे पर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के कोस्ट पर जो है यहाँ पर आपका न्यूयॉर्क सिटी स्थित है, और इसी न्यूयॉर्क सिटी में इसका मुख्यालय स्थित है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी स्थापना के क्या क्या उद्देश्य हैं जानेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना, मतलब इंटरनेशनल पीस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी ये मेंटेन करता है। तो ये किस तरह से मेंटेन करता है इंटरनेशनल पीस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी? तो दोस्तों जैसे अब मान लीजिए इसका एक संगठन है सुरक्षा परिषद, हम इस पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। इस सीरीज में हम सिर्फ यूनाइटेड नेशन पर चर्चा करेंगे। तो जैसे इसका एक संगठन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसका काम है विश्व में जो है शांति की स्थापना करना और उसमें जो है सुरक्षा को बनाए रखना। तो इस तरह से ये संगठन, इसमें जो है 5 आपको हम बताएंगे जब इस पर चर्चा होगी विस्तार से, तो हम बताएंगे। इसमें जो है 5 देशों को वीटो पावर प्राप्त है, और इसके अलावा इसके अन्य अस्थायी मेंबर भी होते हैं। तो ये सभी देश मिलकर जो है निर्णय करते हैं, और ये जो है किसी भी देश में इस तरह की स्थिति मतलब बहुत जो लड़ाई की स्थिति है उसको जो है नियंत्रित करते हैं। जैसे अभी सीरिया में ISIS का जो है कब्जा हो गया, तो जो है अमेरिका और इसकी जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो मिली जुली शक्तियों ने जो है इस सीरिया से ISIS के आतंक को उखाड़ फेंका, और उसमें रूस का भी योगदान रहा। तो इस तरह से जो है ये ग्लोबल पीस और ग्लोबल सिक्योरिटी को मजबूत करता है। जैसे अब भारत को ही ले लें, एक तो ये तरीका हो गया इसको बनाए रखने का। दूसरा तरीका ये है कि जो जैसे अब अगर हम भारत की ही स्थिति को ले लें, तो 1947 के समय जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, तो उसके कश्मीर पर आक्रमण किया, तो भारत सरकार जो है UNO में चली गई, और UNO में जो है उसने इसके बात को बताया कि जो है पाकिस्तान ने हम पर हमला कर दिया है बेवजह। तो UNO ने एक रेजोल्यूशन पास किया। तो रेजोल्यूशन में जो है दोनों सेनाओं के मध्य या दोनों देशों के मध्य मध्यस्थता की बात कही गई थी कि इस तरह से ये दोनों देश अपने विवाद को निपटा लें, किंतु वो आज तक ऐसा संभव नहीं हो पाया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह जो है शांति को मेंटेन करने का एक माध्यम है। और अगला है सदस्य राष्ट्रों के मध्य मित्रवत संबंध स्थापित करना। 2 देशों के मध्य जो है फ्रेंडली रिलेशंस को ये बढ़ावा प्रमोट करता है। तो ये किस तरह से करता है, जैसे आप मान लीजिए कि जैसे यहाँ जैसे संयुक्त राष्ट्रों के मध्य जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं उनके मध्य ये मित्रवत संबंध को स्थापित करता है।
तो मित्रवत संबंध जो है, जैसे कोई देश है, मान लीजिए जैसे भारत और चीन, या आप मान लीजिए जैसे 1962 में भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ, तो दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने आने को तैयार नहीं थे, किंतु संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों के द्वारा ये दोनों देश आपस में पुनः आमने सामने आए और इनके बीच में व्यापार और समझौते पुनः जो है प्रारंभ हुए। तो आज जैसे भारत का व्यापार होता है, किंतु इस समय ऐसी फिर स्थिति उत्पन्न हो गई है कि दोनों देशों की भूमिका एक दूसरे से उनका संबंध अलग हो रहा है। तो इस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ दोनों देशों के मध्य मित्रवत रिलेशन कायम करने का भी काम करता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना, प्राप्त करना। मतलब जैसे अगर हम आईसीजे की बात करें, आईसीजे एक संगठन है संयुक्त राष्ट्र का, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसको कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो यहाँ पर कई देशों के जो है प्रतिनिधि वहाँ शामिल होते हैं और वो प्रतिनिधि जो है एक दूसरे प्रतिनिधि जो है अपने अपने जजों को भेजते हैं और वो जज किसी भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद को निपटाने का काम करते हैं। तो और वो जो उनका निर्णय है वो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जो है सभी देशों को सहयोग से उसको लागू किया जाता है। तो लेकिन तो ये निर्णय जो होता है ये किसी भी देश के राष्ट्र के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो अब जैसे अगर हम बात करें कि जैसे भारत की ही बात कर लें, तो 1947 में जब भारत अनावश्यक आक्रमण की वजह से जो है परेशान होकर जब यूनाइटेड नेशन गया, तो वहाँ से जो रेजोल्यूशन पास होकर आया उसको आज तक किसी ने भी नहीं माना। तो इस तरह से जो है ये एक तरह से बाध्यकारी इसका फैसला नहीं है, देश के ऊपर निर्भर करता है कि वह मानेगा या फिर नहीं मानेगा। दोस्तों, ऊपर वाले पॉइंट में हमें एक और उदाहरण याद आ रहा है। जैसे भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता हुआ, तो वो सिंधु जो मित्र, जैसे देखिए इस तरह से ये जो है मित्रवत संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में जब सिंधु जल समझौता हुआ, तो उस समय उसमें मध्यस्थता करने का काम किया था वर्ल्ड बैंक ने। तो इस तरह से जो है ये अपने दायित्वों को निभाता है और इसका अगला कार्य है मानवाधिकारों की रक्षा करना। तो ये भी इसका प्रमुख एक दायित्व है। तो इसमें जैसे अभी रोहिंग्या का मामला कुछ समय पूर्व उठा था, तो उस रोहिंग्या के मामले को यूनाइटेड नेशन ने उस पर विस्तृत रूप से चर्चा की थी। तो इस तरह से जो है ये मानवाधिकारों की रक्षा का भी प्रयास करता है और देखने का प्रयास करता है कि कहीं किसी के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है। जैसे अफ्रीका में जो आपके दासत्व वाले लोग हैं, जिनको दास बनाकर रखा जाता है, उनके ऊपर अन्याय होने से रोकता है और उनको देखता है। इस तरह से इसकी स्थापना के तमाम उद्देश्य हैं और उनको ये निभाता है। अब हम जानेंगे कि इस संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का जो है प्रयोग कैसे किसने किया। सबसे पहले तो 1 जनवरी 1942 को जो है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा जो है इस नाम वो एक प्रस्ताव लेकर आए, एक संयुक्त राष्ट्र डिक्लेरेशन लेके आए, घोषणा पत्र लेके आए, जिसमें उन्होंने प्रस्तावित एक तरह से उसका ढांचा और उसको बताने का प्रयास किया। तो उसी में सबसे पहले उन्होंने यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल किया या उसमें सुझाया। तो उस समय जब उन्होंने सुझाया, तो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध का दौर चल रहा था और ये द्वितीय विश्व आपका 1939 से 1945 तक चला। तो उस समय उस बैठक में जो है 26 गठबंधन उस समय नहीं, 26 गठबंधन देश जो है उस समय एक दूसरे से वाशिंगटन में जो है मिले, 1 जनवरी 1942 को मिले और संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र या यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। और ये जो संगठन था ये बना ही इसलिए था कि कैसे युद्ध को रोका जाए और जो अन्य राष्ट्र हैं, जो जैसे जर्मनी हो गया, उसको किस तरह से रोका जाए। और जब जर्मनी को इसके अलावा जो है
उसको किस तरह से हम रोकेंगे, इस पर उन्होंने विस्तृत रूप से चर्चा की। और आपस में एक तरह से ये मित्र देशों का एक गठबंधन था शुरुआत में। तो उन मित्र देशों को जो है किस तरह से वो अपनी रणनीति बनाएंगे, युद्ध कैसे करेंगे, इस पर भी उन्होंने विस्तृत चर्चा की इस दौरान। तो इस गठबंधन में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम जिसे हम यूके कहते हैं, और सोवियत यूनियन ने, सोवियत रूस ने जो है इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका या जो है नेतृत्व उसको प्रदान किया। तो फिर एक आया आगे चार्टर, अटलांटिक चार्टर। तो अब हम जानेंगे कि अटलांटिक चार्टर क्या है। तो विश्व युद्ध के पश्चात देशों के मध्य उपजे विवादों के समाधान हेतु लीग ऑफ नेशंस का गठन किया गया था। तो अभी आप जानते हैं, हमने बताया, पीछे चर्चा की कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के द्वारा जो है लीग ऑफ नेशंस का गठन किया गया था, लेकिन 1946 में उसे समाप्त कर दिया गया। वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए वो द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में, जो जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में नाकाम रहा। तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत दोस्तों जर्मनी की महत्वाकांक्षा के कारण, हिटलर की महत्वाकांक्षा के कारण द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। तो इसके पश्चात महसूस किया गया एक नया संगठन होना चाहिए, एक उसमें एक उससे कुछ पृथक संगठन होना चाहिए, कुछ मजबूत संगठन होना चाहिए जो वैश्विक शांति को, ग्लोबल पीस को प्रमोट कर सके, बढ़ा सके। तो अगस्त 1941 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और विंसेंट चर्चिल जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनके मध्य जो है एक सीक्रेट कन्वर्सेशन हुई, सीक्रेट जो है वार्ता हुई, और जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए प्रयास शुरू करने पर चर्चा की गई। और इस चर्चा के पश्चात जो निष्कर्ष निकला, जो एक साझा बयान जारी किया गया, जिसको हम कहते हैं मध्य का जो है एक संयुक्त साझा बयान जिसको हम कहते हैं, तो उसको जो है जारी किया गया। और उसी बयान को जो है एक तरह से, उसी घोषणा पत्र को अटलांटिक चार्टर के नाम से प्रकाशित किया गया। और इस अटलांटिक चार्टर में संयुक्त राष्ट्र संघ के आदर्श लक्ष्यों का उल्लेख किया गया। उन्होंने बताया इसमें कि जो है ये हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ किस तरह से काम करेगा, इसकी संरचना क्या होगी, इस तरह से उन्होंने एक मोटा मोटा ब्रीफ में आइडिया दिया। तो फिर इसके बाद आया पूर्ण रूप से यूएन चार्टर। तो हमने संयुक्त राष्ट्र संघ अटलांटिक चार्टर हमने देख लिया। अगला आया यूएन चार्टर। तो यूएन चार्टर के अंदर इसमें इसको तैयार करने, यूएन चार्टर का मतलब यूएन को रेगुलेट करने वाला चार्टर, जिसके द्वारा यूएन का निर्माण हुआ। तो इस चार्टर का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। तो इसमें जो है इस बैठक के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका को सुनिश्चित किया गया। और ये बैठक जो है सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका में ही जो है सैन फ्रांसिस्को में 25 अप्रैल 1945 को हुई। और इसी बैठक में इसके संरचना, क्योंकि अब इसी के बाद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ बनेगा, तो इसकी जो है संरचना, इसके सिद्धांतों को, इसके लक्ष्यों को सबको जो है यहीं पर मिल बैठ कर तय किया गया। और इसके बाद जो है इस बैठक को एक नाम दिया गया, उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र की बैठक, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसका एक हम थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर मतलब यूनाइटेड नेशन एक कैसा संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इस पर जो है चर्चा करने हैं संयुक्त राष्ट्रों की बैठक, मतलब संयुक्त राष्ट्र की बैठक। जो देश हैं उनको मिलकर एक संयुक्त राष्ट्र, उनको हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र जो हैं उनकी एक बैठक हुई। फिर उसके बाद 24 अक्टूबर 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र चार्टर की आधिकारिक रूप से पुष्टि की गई। इसी दिन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना काम करना, इसकी स्थापना की गई, अपना काम करना शुरू किया। हमने पीछे भी चर्चा कर ली है कि इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है। इसके अतिरिक्त इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, जिनेवा, वियना, नैरोबी में इसके जो है कार्यालय हैं। इसकी कार्यकारी भाषाएं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी एवं स्पेनिश हैं। तो इस तरह से हिंदी हिंदी इसकी कार्यकारी भाषा नहीं है और ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है वहाँ की। और हिंदी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि हिंदी दुनिया में बोली जाने वाली, अधिक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली एक भाषा है। अब हम जानेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज, इसका ध्वज कैसा है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज
7 दिसंबर 1946 को स्वीकार किया गया था, जिसपे एक आधिकारिक प्रतीक को श्वेत रंग से बनाया गया है। मतलब एक स्पेसिफिक साइन है जिसको इसके ऊपर अंकित किया गया है, तथा इस ध्वज का जो धरातल है, जो बैकग्राउंड है इस ध्वज का, वो किस तरह से नीले रंग से है, और जो वो चिन्ह है, जो एम्बलम है, वो इसमें सफ़ेद रंग से बना हुआ है। और उस एम्बलम में जो है यह एम्बलम जो आपका है, ये संपूर्ण ध्वज का आधा है, संपूर्ण ध्वज की चौड़ाई का ये आधा है। इस तरह का इसमें रेशियो है। अब हम जानते हैं यूनाइटेड नेशन का एम्बलम, प्रतीक चिन्ह, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके प्रतीक चिन्ह में जो है दो जैतून की ओलिव, जिसको कहते हैं ओलिव वृक्ष, एक प्लांट होता है, एक ट्री होता है, तो उसकी जो है दो वक्राकार शाखाएं हैं। इस ओलिव वृक्ष की वक्राकार शाखाएं हैं जो ऊपर की ओर खुली हुई हैं। ये जो इसमें आपको ये पत्तियां जो दिखाई दे रहे हैं, इस तरह की पत्तियां, ये एक पत्ती है, तो ये जो है आप इनको कह सकते हैं कि ये जैतून की जो है पत्तियां और जो ऊपर की ओर खुली हैं, इनके बीच में विश्व का मानचित्र बना हुआ है। जो और जैतून की शाखाएं शांति का प्रतीक हैं। जैतून की जो शाखाएं हैं ये शांति का प्रतीक हैं। विश्व का मानचित्र इसमें जो है लोगों और विश्व के देशों का प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। मतलब इसका तात्पर्य है कि सभी देशों का यहाँ पर प्रतिनिधि, और ये पूरे संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में मानता है। तो इस तरह से आपने इसके एम्बलम के बारे में जानकारी ले ली, इसके आपने फ्लैग के बारे में जानकारी ले ली। अब हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थिति क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक, जो 26 जून 1945 को यूएन चार्टर घोषणा पत्र में हस्ताक्षर कर इसका सदस्य बना। तो इसका जैसे 26 जून 1945 को जो है यूएन डिक्लेरेशन में जब 51 देशों के जो है प्रतिनिधियों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, तो उसमें एक राष्ट्र भारत भी था। तो उसी समय जो है भारत भी इसका सदस्य बना था, और भारत लीग ऑफ नेशंस का भी सदस्य रह चुका था, और उसका भी ये सदस्य था। तो जिस समय भारत ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए, उस समय भारत का प्रतिनिधित्व गिरजा शंकर वाजपेयी द्वारा किया जा रहा था, और वह गिरजा शंकर वाजपेयी उस समय भारत के एजेंट जनरल थे। तो भारत, हमने पीछे भी भारत के साथ इसके संबंधों पर चर्चा की है, और जैसे भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी मेंबर नहीं है, वर्तमान में भारत उसका अस्थायी मेंबर उसका बना हुआ है। तो इस तरह से तमाम भारत अपनी सेनाओं को वहाँ सिक्योरिटी हेतु भेजता है। तो इतना बहुत सारी मात्रा में भारत उसको धन मुहैया कराता है। तो इस तरह से जो है भारत की एक वहाँ बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। तो अब हम जानेंगे, अभी जब हमने जैतून पर चर्चा की जो इसके एम्बलम में शामिल है, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर ये भी जानना आवश्यक है। तो ट्री ऑफ ओलिव इसको कहते हैं। तो जैतून को अंग्रेजी भाषा में ओलिव कहा जाता है। इसका वानस्पतिक नाम है ओलैया एरोपिया, मतलब ओलैया यूरोपिया। तो यूरोपिया का तात्पर्य है कि यूरोप में होने वाला एक पेड़ है, और तो इसका नाम है ओलिव, तो ओलैया और यूरोपिया आप कह सकते हैं। तो विकिपीडिया के अनुसार जैतून के वृक्षों का सर्वप्रथम विकास यूनान के एथेंस प्रांत की चूनादार चट्टानों द्वारा बनी मिट्टी में हुआ। तो जो आपके ये जैतून के वृक्ष हैं, ये यूनान में चूनेदार जो है चट्टान पाई जाती हैं, और वहाँ से उसके द्वारा बनी मिट्टी से जो है एथेंस प्रांत, यूनान के एथेंस प्रांत में सर्वप्रथम इसका विकास हुआ। अब यह आप इसको जो है दोस्तों विकिपीडिया पर भी इस आर्टिकल को देख सकते हैं। अब यह वृक्ष भूमध्य सागर के आसपास के देशों जैसे स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, ट्यूनीशिया हो गया और टर्की आदि में जो है पैदा होते हैं। इनकी वहाँ पर खेती की जाती है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर बगल में जैतून का वृक्ष का चित्र जो है यहाँ पर अंकित है। तो ये एक तरह से एक फल होता है। तो और ये जैसे देखो दिखाई दे रहा है दूर से कि ये आम के जैसा एक फल होता है। तो
ये लेकिन मेडिटेरेनियन सी के आसपास होता है। अब हम इन देशों की स्थिति जानेंगे। तो यहाँ पर जो है दोस्तों देखिए, अभी हमने बात की स्पेन की बात की। यहाँ देखिए ये मेडिटेरेनियन सी है आपका, और यहाँ पर स्पेन है, और ये ट्यूनीशिया है। ये यहाँ पर इटली है, ग्रीस है। तो तो इस तरह से जो है ग्रीस में ही जो है आपका यूनान का नाम चेंज होकर ग्रीस हो गया है। तो इस तरह से ये इन देशों में जो है इसकी खेती की जाती है। दोस्तों आप हमारे एक दूसरे चैनल, सहयोगी चैनल इकोनॉमी चाणक्य विद जितेंद्र सिंह सर को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इससे आप यहाँ पर आपको जो है इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था और जो है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट की क्लासेस यहाँ आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों ये जैसे वर्ड स्टडी विद प्रफुल्ल और इकोनॉमी चाणक्य दोनों आपस में दोनों एक ही परिवार के जो है, एक ही समूह के जो है चैनल हैं। यहाँ पर आप अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं, और इनको आप फेसबुक और टेलीग्राम और यूट्यूब, व्हाट्सएप पर फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको, हम उम्मीद करते हैं कि इससे आपकी तैयारी को एक बल मिलेगा, और आशा करते हैं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।